अस्सलामुअलैकुम। हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था वो था लेक्चर्स हमारे पास किसके रिगार्डिंग थे, वो हमारे पास थे चैप्टर 2 के रिगार्डिंग, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या हैं। अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स या पहले 3-4 लेक्चर्स आपने अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स अगेन मैं बता देती हूँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। वो आइदर प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। खैर, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अबाउट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स के बाद हमने क्या डिस्कस किया? हमने मेजर मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिस्कस किए। हमने जो है एक्सटेंशन इन सब की डिस्कस की। फर्स्ट 2 की बेसिकली एक्सटेंशन डिस्कस की, आगे हम लोग उनके फर्दर एक्सटेंशन डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास मेजर मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जो कि हमारे पास कार्बन के कंपोज्ड होते हैं, वो हमारे पास क्या क्या हैं? वो हमारे पास हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड फाइनली वी हैव न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्या? हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट यूनिट्स डिस्कस किए। अगर आप पीछे लेक्चर लेते रहे हैं तो आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास किस तरह क्लासिफाई होते हैं। हमने मोनोसेक्राइड्स में उनको क्लासिफाई किया, ओलिगोसेक्राइड्स में क्लासिफाई किया, हमने पॉलीसेक्राइड में पास किया, उनको क्लासिफाई किया, और इनको इंडिविजुअल यूनिट्स को फर्दर हमने स्टडी किया, इनकी इंडिविजुअल टाइप्स को डिस्कस किया। फिर हमने जो है डिस्कस किया था कि हमारे पास जो दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दूसरा बायोलॉजिकल मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो हमारे पास क्या था? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के हमने क्या डिस्कस किया? उनके सब यूनिट, जो कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स थे, अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया। अमाइनो एसिड का हमने जो है टाइप्स डिस्क्राइब की कि हमारे पास कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं। हमारे पास एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में हमारे पास वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हम अपने खाने के ज़रिए लेते हैं, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। खैर, हमने उनको डिस्कस किया। फिर हमने जो है नेक्स्ट डिस्कस किया पेप्टाइड लिंकेज को, कि उनके दरमियान पेप्टाइडिक लिंकेज कैसी होती है। पेप्टाइडिक लिंकेज के बाद हमने जो है डिस्कस किया कि जो है ये किस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन करके हमारे पास इतने बड़े पॉलीमर्स बना लेते हैं। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए जो हमें ज़रूरी थे। हमने टाइप्स डिस्कस की कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप होती है। हमने डिस्कस की ग्लोबुलर टाइप, और हमने फाइब्रस टाइप को डिस्कस किया। फाइब्रस और ग्लोबुलर टाइप के बाद हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि हमारे पास अगर हैं तो क्यों हैं, इनके रोल डिस्कस किए, स्ट्रक्चरल रोल और फंक्शनल रोल डिस्कस किया। तो आज अगर हम लोग लेक्चर का बाकायदा आगाज करेंगे, वो हमारे पास नई क्लास आएगी, वो हमारे पास है लिपिड्स। अब लिपिड्स के जो लेक्चर है वो मैंने फर्दर आपको जो है 2 लेक्चर्स में डिवाइड किए, ठीक है। एक में हम लोग जो नहीं है उसके कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे, मतलब हम लोग उनकी कुछ क्लासेस को पढ़ेंगे, फिर हम जो अगले पर लेक्चर में है उनकी क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। तो आपको मैं सबसे पहले आज क्या बताऊंगी? आज मैं आपको बताऊंगी कि लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स के क्या यूजेस होते हैं, और कैसे कंपाउंड्स होते हैं, और कैसे फॉर्म होते हैं। और फिर हम क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे एसाइल ग्लाइसरोल के बारे में, और एसाइल ग्लाइसरोल के बाद हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास होते क्या हैं। तो लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मेरा लेक्चर लेंगे तो क्या आपको मिलेंगे, आपके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या हैं। आपके लर्निंग आउटकम्स हैं सबसे पहले कि आप लिपिड्स के बारे में पढ़ सकेंगे, ठीक है। फिर आप इसकी क्लासिफिकेशन और रोल के बारे में पढ़ सकेंगे, ठीक है। वो भी स्पेसिफिक मखसूस, और हम लोग उसमें जो है फर्दर एसाइल ग्लाइसरोल के बारे में पढ़ेंगे। एसाइल ग्लाइसरोल के बाद जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो हमारे पास होगी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कि ये हमारे पास इनका रोल क्या है और ये किस किस्म के होते हैं। तो सबसे पहले हम लिपिड्स को डिस्कस करते हैं।
लिपिड्स की अगर बात की जाए कि लिपिड्स होते क्या हैं, लिपिड्स हमारे पास कहाँ होते हैं और जो है ये क्यों काम आते हैं, तो लिपिड्स हमारे पास हेट्रोजीनियस ग्रुप है। मतलब हम इसको नहीं कह सकते स्पेसिफिकली कि जो नहीं है कि हमारे पास जो है अमाइनो एसिड यूनिट से बने हुए हैं, या जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में बोला, हमने बोला सेक्राइड यूनिट से बने, मोनोसेक्राइड, इस तरह नहीं हम क्लासिफाई कर सकते क्योंकि हेट्रोजीनियस ग्रुप है और हर जगह डिफर कर सकते हैं। लेकिन बेसिक अगर आपको बात की जाए तो अगर इनमें ज़्यादा बेसिक फैटी एसिड और ग्लाइसोल लाजमी होता है, ठीक है, और इसके अलावा भी एडिशनल चीज़ें हो सकती हैं। हेट्रोजीनियस ग्रुप है और आपके पास क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर में जो है ये डिजोल्व नहीं हो सकता। कभी आपने देखा है कि जो घी है उसको आप पानी में डालें या तेल है पानी में डालें, वो जो है एक ऊपर सरफेस पे ही जमा हो जाता है, वो आपको पता है क्या करता है, पानी के ऊपर ही जमा होता है, उसके अंदर डिजोल्व नहीं होता है। अगर आप इस तरह शुगर लें, शुगर आपके पास कभी भी ऐसा नहीं होगा, आप उसको डिजोल्व किया वो आपके पास गायब हो गया, आपको नज़र भी नहीं आएगी। अगर आप उसको आगे मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें एब्जॉर्ब हो गए। बट ये जो है इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसकी वजह ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी तरह बना होता है कि ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी मतलब वाटर में डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। अब अगर बात की जाए, अगर ये हाइड्रोफोबिक होते हैं तो किसी और चीज़ में डिजोल्व होना चाहिए। ये जो है हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट जो मतलब पोलराइज्ड होते हैं, आप केमिस्ट्री में टर्म पढ़ सकते हैं, जो जिनके डायपोल वगैरह नहीं बनते, जिनके मतलब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं अलग होते हैं, उनमें होते हैं। उनकी एग्जांपल अगर ली जाए तो किस में डिजोल्व हुए, ये हमारे पास ईथर में हो गए, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सही है। इसके अलावा हमारे पास हो सकते हैं ये अल्कोहल में। तो ये जो है हमारे पास बेसिकली जो कंपाउंड है जिसमें जो है लिपिड्स डिसॉल्व हो सकते हैं, जो हमारे पास क्या है, ईथर, क्लोरोफॉर्म, CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड फाइनली वी हैव अल्कोहल। अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए, ये हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से कंपोज होते हैं। जो कि आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है कि हम लोग जो नहीं इनको क्लासिफाई कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो होती है वो इनमें थोड़ी कम होती है, ठीक है। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो नहीं ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है, इस वजह से जो है ये थोड़े लाइटर हो जाते हैं, और लाइटर होने की वजह से जो है वाटर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, और जो है हमारे पास इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, इस वजह से वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। अगर आगे बात की जाए कि ये जो है वाटर के अंदर क्यों फ्लोट होते हैं, ये सब हमारे पास क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गए। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया, हमारे पास लिपिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया। अगर एनर्जी की बात की जाए, जो एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से डबल होती है। क्या मतलब, जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, उससे डबल एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं। इस तरह ये आपके पास इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोरी हो रही तो आप जो है अपनी इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी लेने के लिए लिपिड्स लें, ठीक है। अगर आपके पास, अगर मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं या आपको मैं स्टैटिस्टिकली बताऊं कि किस तरह, अगर हम बात करें 1 ग्राम ऑफ आपके पास कार्बोहाइड्रेट आपको कितनी एनर्जी देगा, आपको देगा 4.1 किलो कैलोरीज। और अगर मैं बात करूं 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन की, तो वो हमारे पास कितनी एनर्जी देगा, आपको देगा वो 4.6 किलो कैलोरीज, ठीक है। और अगर हम लास्ट में मैं बात करती हूँ लिपिड्स की कि वो हमें कितनी एनर्जी देगा, 1 ग्राम, आपको 1 ग्राम देगा 9 किलो कैलोरीज, जिसका मतलब इसके डबल से भी ज़्यादा आपको एनर्जी दे रहा है, किसके, कार्बोहाइड्रेट की डबल की से भी ज़्यादा। इसकी वजह यह है कि इसमें ज़्यादा CH बॉन्ड्स होते हैं एज कंपेयर टू
कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता चला कि क्या हमारे पास लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स हमारे पास हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर हमने बोला ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और ऐसे पोल जो है नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर ही सॉल्वेंट्स में एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि हमारे पास है ईथर, और हमारे पास है अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म हो गया आपके पास, और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर इनकी कंपोजिशन की बात करी जाए तो कौन सी चीज़ें कंपोज होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि हमारे पास सिमिलर टू द कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसमें जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इनकी जो एनर्जी लेवल्स कैसी है। तो एनर्जी लेवल्स की बात की तो ये जो है हमें डबल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फिर मैंने आपको स्टेटिस्टिकली बताया कि जो है 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट से आपको 1 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड। इसकी वजह क्या है, आपके पास इसमें ज़्यादा आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। ये पूरा आपको चैप्टर जो है ये आपकी पूरी केमिस्ट्री पे बेस करता है, इसलिए मैं बार बार हर लेक्चर में बोलती हूँ, आप अगर केमिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट हैं, आपके टीचर्स अच्छे हैं, केमिस्ट्री आपको अच्छी तरह पढ़ाई है 9th 10th में, तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इवन अगर आपको एचएससी में भी सही पढ़ाई है तो आप इस चैप्टर को आराम से समझ सकते। अब अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं कि जो है हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन एंड रोल ऑफ लिपिड्स क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड रोल ऑफ लिपिड्स, कि हमारे पास रोल क्या है, क्लासिफिकेशन किस तरह इनको हमने क्लासिफाई किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास किस तरह है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि किस एक्सटेंट में हमारे पास ये सॉल्युबल होते हैं किसी भी पोलर ऑर्गेनिक नॉन पोलर या पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, और इसको हमने किस तरह क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स या ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट्स या मोनोमर्स इट फॉर्म्स। तो हमने किस तरह डिवाइड किया, इसको हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द मोनोमर्स इट गिव्स ऑफ ऑन द हाइड्रोलाइसिस, और इसको हमने क्लासिफाई किया। अब मैं आपको बेसिक क्लासेस बताती हूँ जो आपके इस बुक में डिस्कस की गई हैं, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे उनको भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हमारे पास एसाइल ग्लाइसरोल हमारे पास एक क्लास आ गई, फिर एसाइल ग्लाइसरोल के बाद हमारे पास आ गई प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे ये दोनों, और आगे अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे टर्पीन्स एंड फाइनली वैक्सेस। ठीक है, ये आपके पास जो मेजर क्लासेस है जो आपकी बुक में दी गई है और आपको बड़ी अहमियत की हामिल है इन सेंस ऑफ पेपर। तो आज आपको मैं क्या बताऊंगी, आज मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगी कि हमने इनको किस तरह क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी एंड द नंबर ऑफ मोनोमर्स और द टाइप ऑफ मोनोमर्स इट फॉर्म्स ऑन द हाइड्रोलाइसिस। जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो किस तरह ब्रेक डाउन हो जाता है, और हमारे पास किन किन मोनोमर यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, उनके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। फिर मैंने आपको क्लासेस बताई, हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसाइल ग्लाइसरोल पढ़ेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़ेंगे, और टर्पीन्स पढ़ेंगे, फॉस्फोलिपिड्स पढ़ेंगे, और स्टीरॉइड पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास हो गया एसाइल ग्लाइसरोल। ठीक है, मैंने इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले मैंने आपको एसाइल ग्लाइसरोल के बारे में बताना है, इनकी कंपोनेंट्स के बारे में। एसाइल ग्लाइसरोल के बाद मैंने बताना है कि हमारे पास ये कहाँ मतलब किसके कंपोज हुए हैं, और अगर इनके इंडिविजुअल यूनिट है वो कैसे कैसे वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अगर एसाइल ग्लाइसरोल की बात की जाए तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल फैट्स, इनको न्यूट्रल फैट्स या न्यूट्रल लिपिड्स भी हम कहते हैं। इसकी वजह ये है कि ये हमारे पास बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आते हैं, मतलब एसिड और बेस जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और वो सॉल्ट रिजल्ट करता है। आपने बेसिकली पढ़ा होगा केमिस्ट्री में 10th क्लास की सॉल्ट एसिड वाले चैप्टर में, एसिड बेसिस सॉल्ट वाले चैप्टर में, कि आपके पास जो है किस तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। आपके पास जो है क्या होता है, आपके पास नेगेटिव पार्ट एक पार्ट से होता है और पॉजिटिव पार्ट एक तरफ से होते हैं रिलीज होता है, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, और फाइनली आपको एक सॉल्ट दे देता है जो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट से मिलके बना होता है ऑफ द कंपाउंड। सही, अब हमने जो है सबसे पहले जो मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, हमारे पास एसाइल ग्लाइसरोल क्या है। अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास होते हैं एस्टर्स ऑफ
fatty acid, they are basically the esters of fatty acids and एसाइल ट्राइस्टोन हम डिस्कस करे थे। हमने बताया कि ये हमारे पास क्या होते हैं, फैटी एसिड्स और हमारे पास फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल एस्टर्टिफिकेशन से फॉर्म होते हैं। और ये हमारे पास होते क्या है, बेसिकली एस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल के। अब एस्टर्टिफिकेशन क्या होता है और एस्टर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास रिएक्ट करता है अल्कोहल से, ठीक है, तो वो आपके पास वाटर की रिलीज के साथ क्या रिजल्ट करते हैं, आपको रिजल्ट करते हैं एस्टर्स। अगर मैं आपको एक रिएक्शन के तौर पे बताऊं, फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्मिक एसिड लिया, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मिक एसिड या इसको मिथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। फॉर्मिक एसिड लिया, उसको मैंने रिएक्ट किया एक अल्कोहल जैसे इथाइल अल्कोहल के साथ, ठीक है, और उसको जो है मैंने रिएक्ट कराया और मैंने इनको जब रिएक्ट कराया तो मेरे पास एक तरफ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, यहाँ से देखें ये H और यहाँ से OH यहाँ से रिमूव हो गया और इस ऑक्सीजन और इस क्या कहते हैं मिथाइल ग्रुप ने बॉन्डिंग फॉर्म की और मुझे एक एस्टर्स दे दिया, इसको हम कह सकते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास है इथेनोइड दे दिया। ये आपके पास बेसिक रिएक्शन है, हमारे पास ये आपके पास बेसिक रिएक्शन है किसका, एस्टर्स का। और जो है आपको समझ आ गया कि एस्टर्स क्या होते हैं। एस्टर्स ऐसे कंपाउंड्स हो गए जिसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ दोनों साइड पे अल्काइल चेन अटैच हो, ठीक है। अगर नहीं हो आपके पास अटैच तो आपके पास अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक। अब हमने क्या डिस्कस करना है, एसाइल ग्लाइसरॉल में डिस्कस करना है कि ये हमारे पास कैसे एस्टर्स होते हैं। एस्टर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये ऐसे एस्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास किसके रिजल्ट में फॉर्म होते हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। अब मैं इंडिविजुअली मैं आपको बताती हूँ कि ग्लाइसरॉल क्या चीज़ है हमारे पास और हमारे पास फैटी एसिड क्या है और ये हमारे पास किस तरह डिफर कर रहे हैं। अगर आपको ये आप जैसे देखें आपकी बुक में है, यहाँ पे आपको दिया गया है अल्कोहल, ठीक है, और अल्कोहल के साथ आपको यहाँ पे दिए हैं कुछ फैटी एसिड्स, ठीक है। आपने इस ग्रुप की बेसिस पे आपने इनको एसिड्स का नाम देना है क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप एग्जिस्ट करता है। OH ग्रुप एक साइड से रिमूव हुआ, यानी हमारे पास किस साइड से, फैटी एसिड्स की साइड से, और अल्कोहल की तरफ से हमारे पास H का ग्रुप रिलीज हुआ और हमारे पास जो है एज रिजल्ट यहाँ पे जो O है उसने बॉन्डिंग फॉर्म की बिटवीन द कार्बन एटम और हमारे पास ये कंपाउंड बन गया जिसको हमने क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड या हम इसको न्यूट्रल फैट कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी साथ रिसीव हो गए और ये हमारे पास क्या सा प्रोसेस हो गया, एस्टर्टिफिकेशन हो गया और या फिर कह सकते हैं ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन। अब मैं आपको बता रही थी कि ग्लाइसरॉल क्या होता है। ग्लाइसरॉल हमारे पास क्या होता है, ट्राईहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल होता है। ट्राईहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल क्या होता है, ट्राईहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल ये है कि इसके फॉर एग्जांपल 3 कार्बन है तो 3 कार्बन पे आपके पास OH ग्रुप अटैच हो, सही है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया एक अल्कोहल आ गया और इस अल्कोहल को जिस पे हमारे पास 3 कार्बन एटम्स है और 3 ही OH ग्रुप अटैच है तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, ग्लाइसरॉल कहते हैं। अब इसी ग्लाइसरॉल की बेसिस पे हम जो है इनको डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इसके अगर जो मोस्ट कॉमन होता है हमारे पास कौन सा होता है, हमारे पास होता है ट्राइग्लिसरॉल जिसमें हमारे पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। अब हमारे पास क्या है, जो दूसरा पार्ट इसका मैंने बताया कि हमारे पास एक ग्लाइसरॉल की और फैटी एसिड्स की एस्टर्टिफिकेशन से फॉर्म होता है। तो फैटी एसिड्स अब क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फैटी एसिड्स बेसिकली हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास क्या हो,
फैटी एसिड्स हो। और जो है इनको अगर बात की जाए, किसी भी अगर एसाइल ग्लाइसरॉल को क्लासिफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड्स, कि हमारे पास कितने फैटी एसिड्स उसके साथ अटैच है। और हमारे पास अगर किसी के साथ 2 अटैच हैं तो फिर डाइग्लाइसरॉल होगा, अगर हमारे पास 3 अटैच है तो ट्राइग्लाइसरॉल होगा, ट्राइग्लाइसरॉल या फिर हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड होगा। ठीक है। और ये जो है इन फैटी एसिड्स को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हमारे पास किसके साथ अटैच हों, हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। ठीक, आपको किस तरह हमने क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हमारे पास अटैच हो, और हमारे पास किस में क्लासिफाई किया और किसकी बेसिस पर क्लासिफाई किया, नंबर ऑफ द बॉन्ड इट फॉर्म, मतलब कार्बन आपस में कितने नंबर ऑफ द बॉन्ड्स फॉर्म करता है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो ये हमारे पास यूजुअली इवन नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपके पास 2 से लेकर कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकते हैं, आपके पास एग्जिस्ट कर सकते हैं 20 तक, यहाँ डिफरेंट होते हैं। सही है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास 2 की बात करें तो 2 हमारे पास एसिटिक एसिड में हो जाता है, और अगर आगे की बात करें हमारे पास ब्यूटायरिक एसिड होता है अगर 4 होते हैं, और फिर आगे हम लोग डिस्कस करते जाते हैं ओलिक एसिड होता है। ये सब आपके पास किस में आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास फॉर्म होते हैं। इसके अलावा मैंने बोला कि नंबर ऑफ द बॉन्ड्स फॉर्म हो, कितने फॉर्म करते हैं, कि अगर डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं या सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं इनके कार्बन एटम्स के दरमियान, तो हमने इनके बेसिस पे भी क्लासिफाई किया, और इनको ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग हमने उनको कितनी क्लासेस में डिफाइन किया, 2 क्लासेस में, फैटी एसिड्स और हमारे पास कौन से फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और हमारे पास अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो हैं जिनमें कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो हैं जो हमारे पास कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो, या हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी हमारे पास कार्बन के दरमियान अटैच हो। मतलब वो वाले जो एसिड्स जिसमें फैटी एसिड्स के साथ हमारे पास डबल बॉन्ड भी हो सकता है और सिंगल। अगर सिंगल बॉन्ड हमारे पास अटैच हुआ है तो हमारे पास सैचुरेटेड है, और हमारे पास अनसैचुरेटेड कौन से, जिसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो यूजुअली आपके पास घी होते हैं और आपके पास बटर होता है। ठीक है, और ये आपके पास क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर आपके पास सॉलिड होता है। क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे आपके पास ये एक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रादर देन लिक्विड। फॉर एग्जांपल आपके पास, जैसे मैंने घी देखा, घी आप देखें लिक्विड नहीं होता घी। अगर आप सर्दियों में देखें, वैसे अगर आप गर्मियों में देखने जाते हैं तो वो हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर आप सर्दियों में जाके देखें वो बिल्कुल हार्ड होता है और बिल्कुल स्टिफ होता है। और आपके पास क्या होता है, बटर भी ऐसे ही होता है, आपके पास देखें वो थोड़ी ना लिक्विड स्टेट में होता है, वो तो आपके पास जो होता है एक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और अगर बात करें कि हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड की सोर्स, कि हमारे पास ऐसे फैटी एसिड्स कहाँ से आते हैं, ये हमारे पास यूजुअली एनिमल सोर्स से आते हैं, कि ज़्यादातर एनिमल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, जिसमें मैंने बोला डबल बॉन्ड्स होते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। आपके पास लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और इसके अलावा आपके पास प्लांट सोर्सेस से होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल लें, आपके घर में जो वेजिटेबल ऑयल है वो, उसको आप चाहे 10 घंटे भी रखें ना उसमें फ्रीज़र में, वो लिक्विड नहीं कन्वर्ट होगा। इसकी वजह ये है कि उसमें जो है हमारे पास वो अनसैचुरेटेड होते हैं और हमारे पास उसमें डबल बॉन्ड होते हैं। और अगर इसकी बात करें, ये हमारे पास प्लांट सोर्स से मिलते हैं, और हमारे पास कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर्स। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन होगी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द बॉन्ड। यूजुअली आपके पास 1 to 6 डबल बॉन्ड्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और इतनी बेसिस पे आपको जो है 30 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स आपको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं। इनको बेसिकली आपके पास 30 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हमने बात की सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की।
और हमने जो नहीं एसाइल ग्लाइसोल के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की जैसे बात की, जैसे ग्लाइसोल के बारे में मैंने आपको बताया, और फिर मैंने आपको बताया फैटी एसिड्स के बारे में, फिर मैंने आपको बताया कि उनकी फर्दर हमने किस तरह डिवीजन की, उसकी हमने डिवीजन की ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द कार्बन एटम इट हैज़, एंड सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स, द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इट फॉर्म्स। ओके, अगर ज़्यादा बात कीजिए तो हमारे पास जो सिंगल बॉन्ड्स वाले कौन से कहलाते हैं, हमारे पास सैचुरेटेड कहलाते हैं, और जो डबल बॉन्ड्स वाले होते हैं अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। इनमें जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड्स होते हैं, और आपके पास क्या होता है, फॉर्मेशन होती है। ये देखिए आपके पास, जैसे देखिए यहाँ पे जो सारे कार्बन के दरमियान है सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ऑक्सीजन के दरमियान और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये ना सोचे सिर्फ मैंने कार्बन की बात की, कार्बन के दरमियान आपको डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए सैचुरेटेड फैटी एसिड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में देखिए आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया गया, ठीक है, बिटवीन टू कार्बन एटम्स। तो आपके पास से आपने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्लासिफाई कर लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया आपको, इनके टेम्परेचर्स के बेसिस पे आपके पास ये लिक्विड सॉलिड में होते हैं, और सोर्सेज बताए कि कहाँ कहाँ से एग्जिस्ट होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स बताए। अब जो नेक्स्ट हम पार्ट डिस्कस करेंगे वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन है क्या, ये डिस्कस कर रहे हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ होते हैं, और जो है हमारे पास किस तरह इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनको हम लिपिड्स में क्यों क्लासिफाई करते हैं, ये भी हम स्टडी करेंगे। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की बात की जाए तो ये हमारे पास 1935 को आइडेंटिफाई हुए थे, ठीक है, और किस तरह आइडेंटिफाई हुए थे, आपके पास सेमिनल आइडेंटिफाई हुए थे, और समझे जा रहे थे कि ये जो है कंपोनेंट है, किनके कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड की स्क्रीशन के। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की स्क्रीशन के कंपोनेंट है, पर बाद में पता चला ये तो हमारे पास लिपिड्स है, और सिर्फ स्क्रीशन नहीं है जी, स्पेसिफिक ऑर्गन की स्क्रीशन नहीं है, बल्कि हमारे पास डिफरेंट जगह से रिलीज होते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन इसी वजह से इनका नाम रखा गया। अब तो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है, और यूजुअली फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, यूजुअली आपके पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यूजुअली आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ज़्यादातर इनमें जो होते हैं हार्मोन्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन की बात है। इसके बाद अगर हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं तो ये हमारे पास 20 कार्बन एटम्स होते हैं इनमें डिफरेंट में, और ये जो है हमारे पास रिंग में अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजुअली कितनी रिंग्स होती है, 5 कार्बन, ठीक। ये आपके पास क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया कि फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चरल रोल इतना खास तो प्ले नहीं करते, लेकिन ये हमारे पास हार्मोनल रोल बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं, हमारे पास फंक्शनल रोल ज़्यादा प्ले करते हैं। फिर मैंने बताया कि इसमें तो यूजुअली 20 कार्बन एटम्स होते हैं और 5 कार्बन रिंग्स होती हैं, ठीक है। आपके पास 5 कार्बन रिंग्स होती हैं। अगर इसकी बात की जाए तो एक 1971 में एस्पिरिन, ये देखा गया कि एस्पिरिन जो है वो उन साइट्स पर अटैच करती है जहाँ पे हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। उसके बाद इसकी जो स्टडी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन डाइवर्सिटी आती गई, हमारे पास ये एक डाइवर्स ग्रुप बन गया जिसके जो डिफरेंट जगहों पे इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें ये हमारे पास कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं डायलेशन मतलब एग्रीगेशन, मतलब जहाँ पे प्लेटलेट्स के जमा होने में, या डिसएग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स में बहुत काम आते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग में भी काम आते हैं। एग्रीगेशन एंड डिस एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। इसके अलावा अगर इसके यूजेस की बात की जाए, इसके यूजेस हमारे पास कंट्रोल करते हैं ये हमारे पास सेल ग्रोथ को, ठीक है। और अगर बात की जाए ये हमारे पास थर्मो रेगुलेटरी रोल भी प्ले करते हैं कि आपका टेम्परेचर जो है ये मेंटेन करके रखते हैं। और इम्पॉर्टेंटली बात की जाए तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट हार्मोन्स के कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं कि जब
कट वट लगता है तो आपकी जो नहीं जलन होती है वो भी आपके पास इनकी वजह से होती है। इस वजह से आपको कभी कभी अगर आपको जो सर वगैरह में दर्द होता है वो भी आपके पास क्या होता है, आप जो है डिस्प्रिन वगैरह खाते हैं जो कि एस्पिरिन है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स की साइड पे अटैच करती है और आपको रिजल्ट देती है। मतलब इस तरह ये स्पाइनल कॉर्ड सेंसिटिव, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में पेन वगैरह सेंसिटाइज्ड करते हैं। ये आपके पास बेसिकली यूजेस आ गए। सही है, हार्मोन रेगुलेशन में भी काम करते हैं। मैं पहले बोल चुकी हूँ सबसे पहले कि हमारे पास कितने हार्मोन रिलीज होना चाहिए और कितनी ज़रूरत है हमारे पास। प्लस ये आपके पास डिफरेंट यूजेस आ गए प्रोस्टाग्लैंडिन्स के। तो मैं वापस 1 बाय 1 डिस्कस करती हूँ। ये हमारे पास डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स, मतलब जो हमारे जो है स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होते हैं। हमारे पास एग्रीगेशन और हमारे पास डिसएग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स में कि हमारे पास किस तरह प्लेटलेट्स जो है एक जगह इकट्ठे होते हैं या फिर एक जगह जमते हैं, तो इस तरह वो ब्लड क्लॉटिंग में भी काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल करते हैं सेल ग्रोथ को, कि हमारी तरह किस तरह कंट्रोल होता है सेल ग्रोथ की, कितना उसको ग्रो करना चाहिए या कितने नंबर्स की हमें ज़रूरत है या फिर क्यों ग्रो करते हैं। ये सब हमारे पास क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रेगुलेशन में काम आते हैं, थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन में काम आते हैं। इन्फ्लेमेशन, जब आपको जो नहीं है कोई मतलब कट वट लगता है ना और उस जगह पे जलन होती है, तो आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन की रिलीज की वजह से ही होता है। स्पाइनल कॉर्ड सेंसिटिव को सेंसिटिव करते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड पे जो है पेन को सेंसेशन करते हैं और हार्मोनल रेगुलेशन करते हैं कि किस तरह आपके जो है पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होने चाहिए और उनकी मतलब इनहिबिशन या हम कह सकते हैं इनकी रिलीज को भी कंट्रोल करते हैं। और थर्ड हमारे पास क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेटरी रोल करते हैं। कि थर्मो रेगुलेटरी रोल हमारे पास कैसे हुआ कि हमारे पास बॉडी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, उसमें जो नहीं आपके पास वेसो डायलेशन वेसो कंस्ट्रिक्शन का वो चीज़ आ जाती है कि मतलब वो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनको उनमें से ब्लड का फ्लो ना चेंज वगैरह करते हैं ताकि आपके जो टेम्परेचर बढ़ सके। अगर जो कम करना है तो कम करते हैं। तो ये आपके पास आ गया प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास कब आइडेंटिफाइड, 1935 में सेमिनल फ्लूइड में, और फिर समझे जाते थे कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन है, बल्कि ये हमारे पास असल में लिपिड्स की क्लास होती है। ये हमारे पास फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं और इसमें 20 कार्बन एटम्स होते हैं। और ये जो है हमारे पास कैसे बनते हैं, अगर आप बात कीजिए तो ये हमारे पास बनते हैं फैटी एसिड पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी जब हम करते हैं तब हमारे पास ये बनते हैं। ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल हमारे पास इसका रोल होता है, मतलब ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, हार्मोन्स वगैरह जो है उनमें फॉर्मेशन में काम होते हैं। इनमें 20 कार्बन एटम्स होते हैं और वो 5 कार्बन रिंग्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसमें अगर आपके पास 5 कार्बन रिंग्स लाजमी होती है। फिर 1971 में एस्पिरिन का मैं बता रही हूँ कि एस्पिरिन जो है देखा गया कि एस्पिरिन जो है प्रोस्टाग्लैंडिन साइट जहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है वहाँ से पर जो है एक्ट करते हैं और वहाँ पे इनहिबिशन में काम करते हैं। फिर हमारे पास अगर इसके यूजेस की बात की जाए, अगर इसके रोल की बात की जाए जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके पास डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल में इन्वॉल्व है, एग्रीगेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स में इन्वॉल्व है, कंट्रोल करते हैं सेल ग्रोथ को, हार्मोनल रेगुलेशन को और थर्मो रेगुलेटरी रोल को। सही है, ये हमारे पास आगे इनकी बेसिक क्लासेस। अब जो हमने डिस्कस कर लिया है, ये आज का लेक्चर पूरा हो गया। हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने लिपिड्स को डिस्कस किया, इनकी क्लासेस डिस्कस की। क्लासेस के बाद हमने जो फर्दर 2 क्लासेस एसाइल ग्लाइसोल को डिस्कस किया और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को डिस्कस किया। एसाइल ग्लाइसोल के बारे में बोला कि हम न्यूट्रल फैट्स हैं या न्यूट्रल लिपिड्स हैं, ये हमारे पास कब प्रोड्यूस होते हैं, बाय द एस्टरेटिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड बाय फैटी एसिड्स इन ग्लाइसोल। फिर हमने बताया कि ग्लाइसोल क्या होता है, हमारे पास ग्लाइसोल ट्राईहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल होता है, और जो है फैटी एसिड्स क्या होते हैं, उसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और फिर वो किस तरह वेरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द बॉन्ड्स इट फॉर्म्स, वो हम लोग स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को स्टडी किया गया हमने। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास होते हैं एक
लिपिड्स ही होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। एंजाइमेटिक हमारे पास क्या होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ फैटी एसिड्स होती है, तब हमारे पास ये फॉर्म होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, मतलब जो है ये है स्ट्रक्चरल रोल तो नहीं करते बट फिजियोलॉजिकल रोल आपके पास बखूबी निभाते हैं। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक 20 कार्बन एटम्स होते हैं, इसमें 5 कार्बन रिंग्स होते हैं। 1971 में एस्पिरिन को हमने जब टेस्ट किया कि ये जो है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर साइट्स को बाइंड करते हैं और वहाँ से जो है प्रोस्टाग्लैंडिन की रिलीज को इनहिबिट करते हैं, उनको रोकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स में ये इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स में इन्वॉल्व होते हैं, सेल ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन थर्मोरेगुलेटरी रोल प्ले करते हैं, इन्फ्लेमेशन और स्पाइनल कॉर्ड में सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैक्सेस, टर्पीन्स और डिफरेंट क्लासेस। इतना यहाँ तक लेक्चर काफ़ी है। बार बार जो मैं बात कहती हूँ, घर में डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स से, टीचर से डिस्कस करें और फिर देखें कि आपको आया है नहीं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है और ये जो क्लास है स्पेसिफिकली लिपिड्स वाली, ये आपके पास ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ये बायोकेमिस्ट्री से बहुत रिलेटेड है। केमिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है तो मैं बार बार कहती हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए हलवा है और आपके लिए बहुत ईजी है। एनी हाउ, जो आप जो है ये चैप्टर को पढ़ें, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्किप ना करें। ये सोच के कि मुश्किल है तो हम स्किप कर देंगे, नहीं, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बार बार रिवाइज करें, टीचर से डिस्कस करें, फ्रेंड से डिस्कस करें, पेरेंट्स से डिस्कस करें, इंटरनेट की सहूलत को इस्तेमाल करें और क्विक क्विज़ेस सॉल्व करें। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, आपके पास जो डिटेल्ड क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करें और ये आपके पास फ़ायदेमंद होगा ये चैप्टर, क्योंकि आपकी डेली लाइफ से अगेन रिलेटेड है और आपके फूड से और आपके क्या कहते हैं आपके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल से बहुत ज़्यादा सेम है। तो खैर, आज के तक के लिए इतना ही मेरी तरफ से। आप सबको बहुत अच्छी दुआएं कि आप लोग अच्छा पेपर करें और ये जो है इसको अच्छी तरह समझें और आपको समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया इसको बार बार लेक्चर देखें, क्योंकि आपके जो सवालों का ज़्यादातर जवाब इन्हीं लेक्चर में है और इसी लेक्चर को बार बार देखें। और मेरी तरफ से आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।